लास्ट क्लास में हमने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स के रूल पढ़े थे, है ना, रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, राइट। ठीक है, तो बेटा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है ना, उसके लिए कुछ इंटरनेशनल कोड्स बनाए गए हैं। उसके लिए कुछ इंटरनेशनल कोड्स बनाए गए हैं बेटा बाइनॉमियल के लिए ना, है ना। और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बेटा 1950 में। 1950 में स्टार्ट हुआ था पहली बार सम इंटरनेशनल कोड्स। इंटरनेशनल कोड्स स्टार्ट हुआ था बेटा ये 1950 में, और पहली बार ये रिवाइज्ड हुआ था, है ना। या हम इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन से कोड हैं, फिर देखते हैं कि कौन कौन लोग उसमें क्या रिवाइज्ड हुआ है जो पूछ सकता है ना पेपर में उससे रिलेटेड। तो पहला है बेटा ICBN, मतलब फुल फॉर्म इसका होगा इंटर नेशनल कोड फॉर, यहां मैं फॉर लिख रहा हूं, ठीक है, कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ठीक है, दूसरा है बेटा ICBN, फिर से ICBN, फिर से इसका होगा बेटा इंटरनेशनल कोड ऑफ होगा, है ना, बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद होता है बेटा ICZN, इंटरनेशनल कोड, अब सभी में ऑफ होगा, है ना, ऑफ जूलॉजिकल, इसमें बैक्टीरिया प्लांट्स का नाम रखते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का नाम रखते हैं बेटा, इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स का नाम रखते हैं ना, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर है ICVN, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक और है बेटा ICNCP, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर लिखा हूं यहां पे, फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स। एक और क्वेश्चन कभी कभार क्या पता पूछ ही दे, लिख लो आप, स्टार लगा के लिख लो ICBN, और ये बॉटेनिकल वाला है, बैक्टीरियल वाला नहीं है ना। फर्स्ट रिवाइज्ड इन 1975, ये याद रखना है 1975, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है बेटा,
कोई टफ बात मैंने बताई नहीं है अभी तक, ठीक है। अब हमने जो बेटा अभी इसके पहले क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन जो पढ़ा है, लिखा जो था, और कैरेक्टराइजेशन को तो पढ़ा भी था हमने, है ना। तो अब जो टेक्सोनॉमिकल, उसी के बेसिस पे जो बेटा हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरी में, जिसको क्या टैक्सा भी बोलते हैं, उसमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है बेटा स्पीसीज। ठीक बात है। तो सबसे पहले हम स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले स्पीसीज के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक बात है। पहले हम स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो अर्नस्ट मेयर ने स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में बताया बेटा कि ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे टू ऑर्गेनिजम्स, ये कोई ऑर्गेनिज्म ये है और ये कोई ऑर्गेनिज्म है बेटा, अगर ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर ये दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा आपस में, तो इनको हम बोलेंगे बेटा क्या, बोथ आर बिलोंग्स टू कॉमन स्पीसीज। अगर ये कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, तो उसको अर्नस्ट मेयर ने बोला क्या कि उन दोनों को हम सेम स्पीसीज में काउंट करेंगे। ठीक है। मतलब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया बेटा वो क्या दिया, अकॉर्डिंग टू मेयर, याद रखना है आपको जो मैं लिखने जा रहा हूं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फॉर स्पीसीज कॉन्सेप्ट, फॉर स्पीसीज कॉन्सेप्ट मतलब इफ two organisms able to reproduce between them, able to reproduce, are considered in common species। ठीक बात है। लेकिन ये बात फेल हो जाती है एक जगह बेटा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जानते हो कहां पे, जैसे मान लो हॉर्स और डोंकी, इन दोनों, ये दोनों भले से आर्टिफिशियली हम रिप्रोड्यूस करा सकते हैं बेटा। अर्नस्ट मेयर क्या लिख रहे थे, चलो कोई नहीं, ये दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, और यहां पे प्रोड्यूस होता है बेटा म्यूल। ठीक है, म्यूल प्रोड्यूस करते हैं ये। हॉर्स और डंकी, इसको बोलते हैं बेटा खच्चर, आप जानते हो, और हॉर्स को भी जानते हो, डोंकी को भी जानते हो। तो ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस तो कर पा रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों कॉमन, दोनों की स्पीसीज सेम है, नहीं है। इसलिए ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब कि ये फेल हो गया। लेकिन आपको याद रखना है बेटा कि जो अर्नस्ट मेयर का रिपोर्ट स्पीसीज कॉन्सेप्ट था बेटा, वो था एक्चुअली बाय अर्नस्ट मेयर, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं बेटा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। किस पे बेस्ड है बेटा, बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। लेकिन बेटा ये भी पूरी तरह से हम इसको फॉलो नहीं कर सकते।
अब मान लो अगर इसमें हम एक डेफिनेशन में एक लाइन अगर बदल दें, नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन विच आर able to reproduce and produce fertile offsprings are considered in a common species. लिखो इसको, लिखो जरा। नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, नेचुरली इनब्रीडिंग पॉपुलेशन which can reproduce and produce fertile offsprings are considered in a common species. मतलब ये आपस में रिप्रोड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बेटा। क्यों? म्यूल जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता बेटा, ये स्टेराइल होता है। म्यूल क्या होता है बेटा? स्टेराइल होता है। इसलिए ये दोनों सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई आपको? बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट समझ में आ गया? अगर आ गया तो एस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। ठीक है पिंकी, नेहा, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग, ठीक है, बढ़िया। इसलिए बेटा एक्चुअली में ये फेल हो गया, ठीक बात है। ब्रेसिका ओलेरेसिया मैंने लिखा है, ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा एंड ब्रेसिका ओलेरेसिया ओलेरेसिया कोलोरापा। जानते हो बेटा ये जो मैंने लिखा है ना पहला स्पीसीज, ये क्या है? ये है एक्चुअल में कली फ्लावर। कली फ्लावर, और ये है बेटा कैबेज, और ये है नॉल। कली फ्लावर, फूल गोभी, बंद गोभी एंड गांठ गोभी। नॉल को हम बोलते हैं बेटा गांठ गोभी, ठीक बात है ना? बंद गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी। अगर इन तीनों प्लांट्स का बेटा हमने क्या किया है, इसका, इसका और इसका, बेटा हमने क्या किया, फ्लावर लिया और फ्लावर को एक बकेट में डाल दिया यहां पे और मिक्स कर दिया, ठीक। और हमने आपको बोला कि बेटा इसके फ्लावर को निकालो, इसके फ्लावर को निकालो और हमें बताओ कि ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइकस का फ्लावर कौन सा है, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा का फ्लावर कौन सा है, ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलोरापा का फ्लावर कौन सा है। तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा फ्लावर किसका है। आप जो है बेटा बता नहीं सकते कि कौन सा फ्लावर किसका है, किस प्लांट का है। मतलब इनका जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बेटा वो बिल्कुल सिमिलर होता है, समझ रहे हो? इनका फ्लावर बिल्कुल सिमिलर होता है, लेकिन बेटा ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलर फ्लावर है मतलब क्या है समझ लो कि मान लो अगर हम कली फ्लावर जो है बेटा
इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे डाल दें, पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे डाल दें बेटा, पॉलिनेट करा देंगे, तो फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? इसका इससे करा दे तो फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब देखने में तो एक ही जैसे हैं बेटा, लेकिन ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मींस दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ये मैं कहना चाहता हूं, देखने में एक ही जैसे हैं फ्लावर, लेकिन वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मतलब साफ है बेटा, ध्यान देना कि इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। It means what? These are three biological species। मतलब साफ है बेटा कि ये तीनों बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, क्योंकि आपस में रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। अलग अलग स्पीसीज है बायोलॉजिकल स्पीसीज, लेकिन बेटा मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर हैं ये। बात समझ में आई? दूसरा कंसेप्ट आया बायोलॉजिकल स्पीसीज, कंसेप्ट तो पूरी तरह से हम फॉलो नहीं कर सकते। इसके बाद आया बेटा दूसरा कंसेप्ट, समझ लो थोड़ा। सेकेंड कंसेप्ट आया बेटा मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा है कि जो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखते हैं ना, उनको हम कॉमन स्पीसीज में कंसीडर कर सकते हैं। तो बेटा पहले बायोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा लिख लो आप लोग। लिखो तो लिखो, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में लिखिए, लिखिए द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग the group of organism showing the similarity in their morphology, showing the similarity in their morphology, similarity in their morphology considered as a single species, considered as a single species। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज को और क्या बोलते हैं बेटा हम? टैक्सोनॉमिक कल स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। ठीक बात है। अब देखो, हालांकि ये भी सच नहीं है, एक ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स जरूरी नहीं कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ रहे हो? बहुत सारे प्लांट्स एक ही जैसे हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो कि तीनों के फ्लावर सिमिलर हैं बट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट भी खत्म। लेकिन यहां पे देख लो, दीज आर 3 biological species but one taxonomical or morphological, दिख रहा है ना, morphological species। ये जो तीनों है बेटा, 3 biological species and 1 morphological species। ये बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना लिखो। समझ में आ गई? ठीक है, यस सर, यस यस यस। पिंकी, आदित्य भारद्वाज, नो सर, आदित्य को समझ में नहीं आया, नेहा को समझ में नहीं आया।
ठीक है, रिपीट लास्ट। नेहा एंड आदित्य जो भी हो, देखो बेटा बेसिक ये जो है कलीफ्लावर, कैबेज एंड नॉल के फ्लावर, गरिमा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बता दो। ठीक है, बता रहा हूं मैं, सिंपल सी बात है। देखो कलीफ्लावर है, कैबेज है और नॉल है, इनका फ्लावर देखने में सिमिलर है बेटा, तो cauliflower and cabbage and all belongs to a same species, one species on the basis of morphological species concept। मतलब अगर मॉर्फोलॉजिकल को माने या उसी को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, तो ये तीनों के तीनों सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, मतलब एक ही स्पीसीज है। क्लियर है बात? ही बिल्कुल ठीक बात है। अब लेकिन ये आपस में रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, तो रिप्रोड्यूस जब नहीं कर सकते तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीसीज cauliflower, cabbage and nall are reproductively isolated species। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन का मतलब यह है बेटा कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। ठीक बात है? तो जब नहीं कर सकते आपस में रिप्रोड्यूस, तो ये तीन कैसे स्पीसीज हैं? बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट ये बात बताता है बेटा, क्या बताता है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और ये तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, इसलिए अलग अलग स्पीसीज हैं ये। मतलब देयर आर 3 बायोलॉजिकल स्पीसीज एंड 1 मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज। समझ में आया अभी या नहीं आया? हाँ या ना लिखो। नेहा, पिंकी समझ में आ गया, आदित्य समझ में आ गया, तेजस्विनी समझ में आ गया बेटा, गुड, बढ़िया। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या है कि जब बायोलॉजिकल स्पीसीज और मॉडर्न कंसेप्ट, सॉरी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट से काम नहीं चला बेटा, तो लोगों ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, ऐसा समझो। दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ के हमने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज बना लिया, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। यहां तक तो देख ही रहे हैं, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसमें क्या होगा बेटा, हमने बायोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल दोनों को जोड़ दिया है। मतलब those organisms which are similar in morphology and able to reproduce are considered in a common species। लिख लो यही बात, लिखो those organisms या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो चीज लिखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are morphologically similar and they are able to reproduce and produce fertile offsprings, and morphologically similar and they are able to reproduce and produce fertile offsprings are considered in a common species, right? यहां कोई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर है, ये मॉडर्न सफिशिएंट है ना? मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज सफिशिएंट है बेटा, हाँ या ना? गरिमा ने एस लिखा, और बच्चों बताओ, ओ माहूजा, नहीं है, ये भी नहीं है, सबने यस लिखा है, नहीं है।
ये भी 100% नहीं है, मान लिया गया है, ये अलग बात है। कैसे बेटा? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा मेल और फीमेल जो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक जैसे 100% दिखते हैं नहीं। अब प्लांट्स में देख लो, कार्पेल अलग, कार्पेल का स्ट्रक्चर अलग है, या मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। एंड्रोसियम और गाइनोसियम अलग अलग है। अगर एनिमल्स की बात करें बेटा, तो एनिमल्स में भी मेल और फीमेल में कुछ मॉर्फोलॉजिकली कुछ डिफरेंसेस हैं। तो उसका एक उपाय निकाला गया बेटा। क्या उपाय है? देखो उसका सोल्यूशन ये है बेटा कि एक स्केल बनाई गई, एक स्केल है बेटा, यहां पे ऐसे ह्यूमन को मान लो या कैटल्स को मान लो, काऊ बफलो कुछ भी मान लो, किसी भी स्पीसीज को, काऊ को चलो ले लेते हैं, ठीक है। तो उस काऊ के 100 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए, ये 100 कैरेक्टर्स लिख दिए बेटा। आउट ऑफ 100 अगर 1 2 3 4, ठीक है, 4 या 5 कैरेक्टर्स अगर मान लो कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस है, तो उसको निग्लेजेबल मान लेते हैं, उसको निग्लेजेबल मान लेते हैं। 95% तो सिमिलरिटी है ना, 100% नहीं है तो क्या हुआ, 95% तो है ना, इसलिए उसको किस में कंसीडर करेंगे बच्चों? कॉमन स्पीसीज में। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा का स्पीसीज कंसेप्ट अगर पढ़ना है आपको, तो हम लोग +2 में इवोल्यूशन वाले चैप्टर में बेटा स्पीसीज कंसेप्ट वहां पे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दूसरी बात कि अर्नस्ट मेयर जो थे बेटा, इनको मैंने अभी नाम लिखा था, ये आपको याद रखना है। मैं स्टार लगाता हूं यहाँ पे, देखो मैं स्टार के साथ लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि अर्नस्ट मेयर जो है बेटा, अर्नस्ट मेयर जो थे बेटा, इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। मतलब क्यों बोलते हैं? क्योंकि डार्विन जो थे बेटा, डार्विन जो थे, इन्होंने 19th सेंचुरी में स्पीसीज कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक, स्पीसीज कॉन्सेप्ट बताया था। और अर्नस्ट मेयर ने बेटा क्या किया था, इन्होंने भी स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने और चीज एक बताया, स्पीसीज डाइवर्सिटी। बेटा याद रखना, स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में भी अर्नस्ट मेयर ने बताया। खूब क्वेश्चन पूछता रहता है इससे। अर्नस्ट मेयर ने स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में भी बताया था, इसीलिए अर्नस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी बोलते हैं। अब चलो, अब हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, इससे पहले की टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हम शुरू करें, मतलब कि हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसके बारे में हम बात करें। उसके पहले हम आपको क्लासिफिकेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है वो हम बताते हैं, है ना। बुक में नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मैं बता रहा हूं। और इस एग्जाम्पल से बेटा आपको क्लासिफिकेशन के मुझे लगता है कि सारे कंसेप्ट जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग, समझ रहे हो। चलो शुरू करते हैं अब क्लासिफिकेशन, फिर से, है ना। क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन, इट इज एक्चुअली ग्रुपिंग ऑफ एन organisms
और जैसे कैरेक्टराइजेशन है बेटा एक आर्ट, उसी तरह से ये भी एक आर्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इट इज नॉट ओनली अ साइंस, इट इज नॉट ओनली अ साइंस बट इट इज ऑल्सो आर्ट। है ना, हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं, बस लिखना बाकी है। ऑल्सो आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज स्टेप वाइज प्रोसेस। अब स्टेप वाइज कैसे है इसको हम अभी समझाएंगे आप लोगों को। ये लिखो, ये नहीं बताया मैंने अभी, इसको बस लिखना है अभी। इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसेस, प्रोसेस फुल स्टॉप। ईच स्टेप रिप्रेजेंट, ईच स्टेप रिप्रेजेंट a rank, each step represent a rank and that is taxon। है ना, रैंक देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, रैंक इज इक्वल टू टैक्सॉन। अबे आपको बिल्कुल समझ में आया नहीं होगा, बस लिखना है इसको, है ना, ये नहीं आया होगा समझ में क्योंकि मैंने बताया नहीं, अभी बताएंगे इसको। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज, ये हम लोग समझ चुके हैं, ये तो बस लिखना है। द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज व्हेन वी चेंज द कैरेक्टर। ये बहुत बढ़िया लाइन है जो मैं बोल रहा हूं अभी। द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज व्हेन वी चेंज द कैरेक्टर, when we change the character। अब ये जितना पॉइंट मैंने लिखा है, अब इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलो हमने क्लासिफिकेशन करना है तो एग्जांपल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी स्कूल हो, स्कूल में क्या होते हैं बेटा, स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट होना एक कैरेक्टर है, समझ रहे हो, स्टूडेंट होना एक कैरेक्टर है। अब स्टूडेंट्स में टीचर तो नहीं आएंगे ना, स्वीपर नहीं आएंगे, तो स्टूडेंट होना एक कैरेक्टर है। तो हमने एक कैरेक्टर, कुछ एक स्कूल में गए और वहां पे जितने लोग थे वहां पे एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया हमने, क्या, स्टूडेंट। हम सारे स्टूडेंट को पकड़ेंगे, देखो। तो अब ये स्टूडेंट्स हैं, इनमें नंबर मान लो हम फॉर एग्जांपल इनका 1000 ले लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको कैटेगराइज करना है, मतलब इनको क्लासिफाई करना है बेटा। तो हमने बहुत आराम से दो ग्रुप बना दिया, देख लो, कैरेक्टर के बेसिस पे, केवल कैरेक्टर। देखो, स्टूडेंट्स प्लस गर्ल, ठीक है। दूसरा है बेटा ग्रुप स्टूडेंट्स प्लस बॉय, देख लो, बड़े आसानी से दो ग्रुप मैंने बता दिया। और कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, एक में स्टूडेंट सेलेक्ट किया था, दूसरे में जेंडर सेलेक्ट कर दिया उनका, ठीक है। अब देखो, अब इनको और आगे क्लासिफाई करते चले जाते हैं, इनको फिर से क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं हम आगे। स्टूडेंट्स प्लस गर्ल तो है ही, प्लस हम मान लेते हैं ये जितनी भी गर्ल्स हैं बेटा, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं बेटा जो एक्टिवा से आती है, एक्टिवा से। तो स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा, ये ठीक लगा दिया मैंने, सही, ठीक है। दूसरा ग्रुप इनका ऐसा बन गया जिसमें कि स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा नहीं है इनके पास, क्रॉस लगा दिया मैंने। देखो कितना आसान है क्लासिफाई करना। अब इस ग्रुप को लेते हैं, इनका भी 2 3 4 हम बना सकते हैं, हम तो दो दो दिखा रहे हैं आपको बस। चलो, स्टूडेंट्स प्लस गर्ल प्लस मान लो एक्टिवा से आती हैं ये, और क्या कैरेक्टर ले इनका, मान लो फास्ट ट्रैक की वॉच पहनती हैं ये, ठीक है ना। FW में लिख दिया कि वॉच पहनती है कुछ गर्ल्स इसमें की, ठीक है। कुछ नहीं है, कुछ लोगों के पास नहीं है। स्टूडेंट्स प्लस गर्ल्स प्लस एक्टिवा से आती हैं,
प्लस फास्टैग की वॉच नहीं है इनके पास, देख लो। अब ये बेटा हायर ग्रुप इसको हम बोल रहे हैं, मैं रेड कलर से इसको लिखना चाहूंगा। देखो ये है हायर ग्रुप, हायर ग्रुप। और ये है, मान लो ऐसे क्लासिफाई करते चले गए नीचे, ठीक है, तो ये यहां पे हमें क्या मिलेगा बेटा, लोअर ग्रुप मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा, अब ये किसको मान लो किंगडम, आपने सुना होगा 9th में पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, किंगडम पढ़ा है, फाइलम पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है, क्लास पढ़ा है, फैमिली पढ़ा है, जीनस और ऑर्डर, ये आप जानते हो, स्पीसीज जानते हो आप। तो लोअर जो रैंक होती है बेटा, जो ग्रुप होता है वो है स्पीसीज। यहां पे क्या पढ़ते हो आप, और यहां पे क्या पढ़ते हो बेटा, किंगडम। बहुत बढ़िया। अब आप हमें एक आंसर दे दो तो मैं जान जाऊं कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सही है। द नंबर when we move from kingdom to species, और इसको क्वेश्चन और भी बदल सकता है, क्या बदल सकता है बेटा, when we move from higher rank to lower rank, the number of organisms will be decrease और increase। अब आंसर लिखो अपना, when we move from higher to lower rank the number of organisms decrease। शाबाश बच्चे, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया। अब एक और आंसर दो बेटा, सोच समझ के, हाँ आराम से। when we move from higher to lower rank, the number of common characters will be decrease और increase। सोच समझ के आंसर देना, इंक्रीज। अरे वाह जी वाह, वाह, सबने सही लिखा भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो मुझे लगता है मुझे और कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मेन था। अगर इसका आंसर सही आता है मतलब हमने काम सही किया है, मतलब सारी बात आपको समझ में आ चुकी है अब, ठीक है ना। अब देखो, जैसे बेटा पूरे अर्थ पे देखा जाए तो जितनी पॉपुलेशन है उनको हमने कैटेगराइज किया है कंट्री में, ठीक है। उसके बाद स्टेट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद समथिंग, आप जानते हो। तो ये जो है बेटा डिस्ट्रिक्ट है, मान लो स्टेट है, तो स्टेट का जो रैंक है वो नहीं चेंज हो सकता ना, उसको तो स्टेट ही बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये जो रैंक हमने दिया है ये चेंज नहीं होता, और इसको बोलते हैं, हर एक रैंक को बोलते हैं बेटा टैक्सॉन। क्या बोलते हैं, टैक्सॉन, टैक्सा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, किंगडम एक टैक्सा है, फाइलम एक टैक्सा है, ऑर्डर एक टैक्सा है, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अलग अलग टैक्सा हैं। एंड कैटेगरी भी है, कैटेगरी भी बोलेंगे, जैसे कि मान लो स्टेट एक कैटेगरी है, बिल्कुल सही बात है। तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं, जिसको कि हम बोलते हैं बेटा, एक और नाम देते हैं इसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, इसको मिटा देता हूं मैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो होते हैं बेटा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में बेटा डिवाइडेड होते हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। और ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी क्या है, पहला है बेटा किंगडम, दूसरा है फाइलम, और ये फाइलम बेटा एनिमल्स में होता है ना, ये होता है एनिमल्स में बेटा। और डिवीजन जो होता है बेटा वो किस में होता है,
प्लांट्स में होता है, डिवीजन किस में होता है बेटा, प्लांट्स में होता है। इसके बाद क्लास है, इसके बाद क्या होता है बेटा, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद बेटा जीनस, एंड लास्ट वन इज, इधर मैं लिख देता हूं जगह नहीं है, स्पीसीज। 1 2 3 4 5 6, अरे 8 हो गया क्या भाई, मैंने एनिमल्स लिख दिया। अच्छा नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये तो एनिमल्स इसी का है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक बात है। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं, एंड ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ टैक्सॉन। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये भी एक टैक्सॉन है बेटा, ये भी एक टैक्सॉन, सारे क्या हैं, अपना अपना टैक्सॉन है, अलग 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 रैंक है, अलग अलग कैटेगरी है, बात सारी एक ही है, कैटेगरी कहो या टैक्सॉन बोलो, बात एक ही है, कोई दो राय नहीं है इसमें, सारे एक ही हैं। ओके, टैक्सॉन का बच्चा हो तो आप लोग लिख लो डेफिनेशन, अलग से लिखो। टैक्सॉन, टैक्सॉन में लिखिए, टैक्सॉन में लिखिए, द ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू, the group of an organisms belonging to particular taxonomic rank, particular taxonomic rank। जैसे कैटेगरी, कंट्री क्या है, एक कैटेगरी है, ठीक है, और उसमें इंडिया क्या है बेटा, एक टैक्सॉन है, उसमें इंडिया क्या है, एक टैक्सॉन है, बात वही है, सारी वही है। तो आज आप लोग क्या क्या समझ गए, अभी तक हमने स्पीसीज कॉन्सेप्ट देखा है, आज 3 स्पीसीज कॉन्सेप्ट देखा है बेटा, क्लासिफिकेशन का रूल देखा है थोड़ा सा कैसे करते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कब इंक्रीज करेंगे कब डिक्रीज करेंगे, जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तब क्या होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तब क्या होगा, ये भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे घटेंगे किधर को जाएंगे, तो ये भी बात पता है आप लोगों को। एक क्वेश्चन का जवाब और दो, मजा आएगा थोड़ा, मुझे अच्छा लगेगा, सोच समझ के देना आंसर है। द कैरेक्टर ऑफ द किंगडम, ध्यान से सुनना, द कैरेक्टर ऑफ द किंगडम इज द कैरेक्टर ऑफ द स्पीसीज, ट्रू और फॉल्स। ओम आहूजा ने लिखा है नो, यासिका ने लिखा है ट्रू, मतलब कि कुछ लोग ट्रू लिख रहे हैं, कुछ लोग, हाँ मतलब क्या है बेटा, किस कौन सा ये कौन गलत है, तेजस्विनी ने इज वन ऑफ द कैरेक्टर, बहुत बढ़िया बेटा तेजस्विनी, सही बात है, हाँ गलत है, कैरेक्टर ऑफ द किंगडम विद इन द कैरेक्टर ऑफ द स्पीसीज, विद इन द कैरेक्टर ऑफ द स्पीसीज। कैसे, यहां पे मैंने देखो हायर रैंक में लिखा था स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट तो नीचे तक है, लेकिन बेटा जो स्पीसीज का कैरेक्टर है, ध्यान से सुनो, जो स्पीसीज का कैरेक्टर है जरूरी नहीं कि वो किंगडम का कैरेक्टर हो। जैसे कुछ लड़कियां एक्टिवा से आती हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे स्टूडेंट्स एक्टिवा से आते हैं, तभी तो हम किंगडम का कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो स्पीसीज का कैरेक्टर किंगडम का कैरेक्टर नहीं है, ठीक बात है, मतलब साफ है बिल्कुल। और हाँ ये बोल सकते हैं कि विद इन द स्पीसीज बोल सकते हैं भाई, कि स्पीसीज के अंदर है, जैसे कि स्पीसीज जितनी भी थी वो सारी स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अंदर है, लेकिन उसके सारे कैरेक्टर्स किंगडम में मिलेंगे ना, जरूरी नहीं है, ये गलत है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी क्वेश्चन वो घुमा फिरा के देते हैं, आप कर ही लोगे उसको, समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा अब हम लोग, इसके बाद है आपका इसके बाद है क्या चीज है, हाँ एक, अब चलो स्पीसीज समझ में आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जब हम, जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, तो सब में 2-2 लाइन लिख लेते हैं, सब में 2-2 लाइन हम लिखते हैं। इसको मिटा दूं, अब यहाँ पे मैं 2-3 स्पीसीज लिखता हूं बेटे, यहाँ पे एक लिखता हूं, देखो मैंने ये स्पीसीज लिखा है,
स्पीसीज, पैंथेरा लीवो, ये एक स्पीसीज है जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? लायन। ठीक है। एक होता है पैंथेरा पैराडस, पैंथेरा पैराडस, जिसका मतलब होता है लिपॉर्ड। ठीक है, लिपॉर्ड। और एक होता है बेटा पैंथेरा टेग्रिस, मतलब इसका होता है टाइगर, इंग्लिश नेम क्या होता है? टाइगर। तो देखो यहां पर ये 3 स्पीसीज हैं, और लायन की स्पीसीज कोई पूछता है आपसे, लायन की स्पीसीज अगर कोई पूछता है आपसे, तो आप सिर्फ लीवो नहीं बोल सकते, आपको कंप्लीट पैंथेरा लीवो बोलना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछता है लिपॉर्ड की स्पीसीज बताओ, लेपर्ड की स्पीसीज बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे? पैंथेरा पैराडस बोलोगे। सिर्फ पैराडस बोलने से काम नहीं चलेगा, और वो गलत होगा, समझ रहे हो? अगर आप केवल टिग्रिस बोलते हो बेटा तो गलत होगा, पैंथेरा टिग्रिस बोलना पड़ेगा आपको अगर स्पीसीज का नाम लेते हैं तो। ठीक है। अब स्पीसीज में, इसमें जीनस क्या है? सबका 3 स्पीसीज है बेटा, तीनों स्पीसीज का जो जीनस है वो क्या है? यहां पर जीनस क्या है? तो बेटा जीनस है यहां पे, हम बोल सकते हैं पैंथेरा, समझ गए? यहां पे पैंथेरा एक जीनस है, और इसी के जैसा एक दूसरा रिलेटेड जीनस एक और होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं फेलिस। क्या बोलते हैं बेटा? फेलिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं फेलिस। और फेलिस में बेटा कौन सा आता है? जितनी भी बिल्लियां होती है, मतलब कैट्स, फेलिस में कैट्स आते हैं सारे। तेजस्विनी, बहुत बढ़िया बेटा। ये दोनों रिलेटेड जेनरा हैं बेटा, कॉमन जेनरा है। ठीक है। और इन दोनों जेनरा से बिलोंग करने वाले बेटा जो कॉमन फैमिली है, मतलब फैमिली क्या होती है? अब देखो जीनस क्या है? रिलेटेड स्पीसीज को हम जीनस बोलते हैं, रिलेटेड जीनस को हम लोग फैमिली बोलते हैं, एंड बोथ आर बिलोंग टू फैमिली फैलेडी। और एक और फैमिली होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं कैनेडी। और कैनेडी में कौन आता है बेटा? जितने भी डॉग्स होते हैं वो आते हैं, कुत्ते। ठीक बात है। और इन दोनों का जो ऑर्डर है बेटा वो कॉमन है, इन दोनों का जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो सेम है, और वो क्या है? कार्निवोरा। कार्निवोरा। अब देखो तेजस्विनी, बढ़िया तेजस्विनी। और किसी ने कुछ लिखा था? हाँ, थोड़ा देख लें हम। कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा का, हाँ फेलिडी कैलेडी। बहुत बढ़िया, आप लोग सही कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कार्निवोरा। अब बेटा जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, तो एनिमल किंगडम में मैमेलिया जो क्लास होती है, मैमल क्लास जो होता है बेटा, उसमें 13 ऑर्डर्स होते हैं। कितने? 13 ऑर्डर्स होते हैं। 13 ऑर्डर्स हम वहां पे बताते हैं, उसमें जैसे कि प्राइमेटा है, कार्निवोरा है ना, इस तरह से बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे कार्निवोरा, एक दो ऑर्डर में मैं प्राइमेटा ले लेता हूं, इसके साथ प्राइमेटा ऑर्डर ले लेता हूं एक,
है ना, जिससे कि हम लोग बिलोंग करते हैं। प्राइमेटा एक ऑर्डर है, एंड कार्निवोरा एंड प्राइमेटा ऑर्डर, बोथ ऑर्डर बिलोंग्स टू अ कॉमन क्लास। एक ही क्लास के हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या है, सबका क्लास, सबका जो है बेटा क्लास सेम है। कौन सा? मैमेलिया, पिंकी, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, मैमेलिया क्लास। इसी तरह से बहुत सारे क्लास हैं बेटा, है ना, जैसे कि रेप्टाइल्स है, एप्स है, एम्फीबिया है, बहुत सारे हैं, एप्स है, रेप्टाइल्स है ना, एम्फीबिया है, एंड दीज ऑल क्लास बिलोंग्स टू अ कॉमन, बोलो आगे, बोलो बोलो बोलो, कॉमन फाइलम, बहुत बढ़िया, कॉमन फाइलम। और ये फाइलम कौन सा है बेटा? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब जितने भी एनिमल्स हैं बेटा, एनिमल्स की दो कैटेगरी होती है, एक तो कॉर्डेटा, मेरी स्क्रीन उधर लगी है इसलिए मैं उधर देख रहा हूं, लिख रहे हो तो उधर दिख रहा है बड़ा बड़ा थोड़ा सा, तो एक तो है बेटा कॉर्डेटा और दूसरा है नॉन कॉर्डेटा। मतलब कि सारे एनिमल्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। ये तो सारा कुछ हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे बढ़िया से। और तो यहां पे मैं नॉन कॉर्डेटा लिख देता हूं, नॉन कॉर्डेटा में बहुत सारे फाइलम है ना, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा, या उसको निडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये ऑर्डर में मैंने आपको बताया, ऑर्डर में। तो ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे बेटा किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। इसी तरह से बेटा एक प्लांट्स का भी एक क्लासिफिकेशन छोटा सा है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उसको पढ़ लेना है आप लोग। नहीं समझ में आएगा प्लांट वाला तो मैं बता दूंगा फिर से, लेकिन अभी हमको क्या करना है कि हमको स्पीसीज तो हम पढ़ चुके हैं, अब जीनस हेडिंग दो। आप क्या हेडिंग दोगे बेटा? जीनस हेडिंग दो और लिखो, जीनस में लिखो, जीनस में लिखो। जीनस जो टर्म था बेटा, चाहो तो आप लिख लो गिवन बाई जॉन रे, RAY, JOHN, रॉय, RAY, रॉय, है ना। इन्होंने जीनस हेडिंग दे दो, जीनस, जीनस में लिखो जॉन रॉय, टर्म गिवन बाय जॉन रॉय। और इसमें लिखिए इट कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ, it comprises a group of related species, related species, related species, related species which has more characters, which has more characters common in comparison to species, more characters common in comparison to species, उससे ज्यादा इनका अपन आपस में कॉमन कैरेक्टर होगा। ठीक है, स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा, ऑफ अदर जेनेरा। In other words, in other words, genera are aggregation of, genera are aggregation of closely related species, aggregation of closely related species। ठीक है, अब हेडिंग दो आप फैमिली,